वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्ज़ाम में जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा। वो है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली। हम लोग पिछले 2 वीडियोस में फैमिली के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इस वीडियो में भी हम फैमिली के ही कंसेप्ट को समझेंगे। तो इस वीडियो में टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली, बहुत सारे वीडियोस इस पे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बट मैं बहुत सारी नई चीज़ों को भी लेकर के आई हूँ। डेफिनेटली आप जब इसे समझेंगे, देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के सिलेबस में, सिविल के सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में फैमिली तो है ही है। कहीं फैमिली ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया है। तो उसमें टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली का भी पार्ट आता है। तो जो परिवार के प्रकार हैं उनको कई आधारों पे बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। ओके, मतलब निवास के आधार पर परिवार के कितने प्रकार हैं। बहुत सारे हैं जिसमें मैंने कवर किया है मैट्रीलोकल, पैट्रीलोकल, डियोलोकल, नियोलोकल, एवेंक्यूलोकल एंड एम्बीलोकल। ओके, इतने टाइप्स को मैंने कवर किया है। सबसे पहले एक एक टाइप समझते हैं। मैट्रीलोकल फैमिली कौन सी होती है? हम इसको युग्जोरिलोकल भी बोलते हैं। आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है UXORILALOCAL। मैट्रीलोकल मतलब कि मैरिड कपल्स लिव्स विथ और वेरी नियर टू विमेन्स पेरेंट। अब शादी होती है मेल और फीमेल के बीच में, तो जो फीमेल का घर होता है, सॉरी, जो फीमेल का हाउस होता है, जो विमेन का हाउस होता है, शादी के बाद मेल और फीमेल जो कपल होते हैं वो दोनों अपने मतलब जो कपल होते हैं वो विमेन्स के हाउस में रहते हैं, मतलब पत्नी के घर पे रहते हैं मैट्रीलोकल फैमिलीज में, या घर के बहुत सब करीब रहते हैं, बहुत पास में रहते हैं। ऐसे परिवार को हम मैट्रीलोकल फैमिली कहेंगे। ठीक है, मतलब शादी के बाद जो हस्बैंड वाइफ होंगे वो वाइफ के मायके में रहेंगे। इसको मैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं। उसके बाद से पैट्रीलोकल फैमिली क्या होते हैं कि इसमें जो मैरिड कपल्स होंगे वो मेल के पेरेंट्स के फैमिली में रहेंगे। मतलब जो मैक्सिमम यही हमारे सोसाइटी में तो यही पाया जाता है कि जो शादी के बाद जो महिलाएं हैं वो अपने पति के घर में ही रहती हैं, मतलब पति के माँ बाप के घर में ही रहती हैं। मैट्रीलोकल, इसको वीरी लोकल भी कहा जाता है, VIRILOCAL, वीरी लोकल। ओके, नेक्स्ट जो है वो है डियोलोकल। डियोलोकल क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग हेट्रोजीनियस स्पाउस लिव इन अ सेपरेट हाउस। यहाँ डियोलोकल में क्या है कि ये अलग घर में जाकर के रहते हैं। ठीक है, ये जो कल्चर है वो नायर्स ऑफ मालाबार के जो नायर्स हैं, इस पे बहुत लोगों ने काम किया है। वहां पर ये कस्टम पाया जाता है। मतलब अलग रहते हैं, मतलब दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। हस्बैंड अलग होता है और वाइफ अलग होती है। मतलब हस्बैंड अलग घर में रहेगा, वाइफ अलग घर में रहेगी। और नॉक्टोरल विजिट्स पाया जाता है। नॉक्टोरल विजिट्स मतलब कि रात में हस्बैंड या तो वाइफ के घर में जाएगा या वाइफ जो है वो हस्बैंड के घर में जाएगी। इस पे मैं डिटेल आगे में चल करके पढ़ाऊंगी। इसी में उसको सूसू फैमिली कस्टम्स भी कहा जाता है। तो डियोलोकल, ओके, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? डियोलोकल मतलब कि जो मेल और फीमेल है शादी के बाद अलग अलग घरों में रहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद एवेंक्यूलोकल। इसमें क्या है कि ये भी मैट्रिलिनियल फैमिली से ही जुड़ा हुआ मामला है। इसमें क्या है कि जो कपल है वो हस्बैंड के मदर्स के ब्रदर के घर में रहता है, मतलब जिसको हम मामा कहते हैं, कि जो हस्बैंड है उसकी जो माँ है उनके भाई के घर पे। ठीक है, मतलब जो शादी के बाद जो कपल है वो लड़के के मामा के घर में जाएंगे। तो मामा का भी फैमिली में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, एवेंक्यूलोकल जिसको कहा जाता है। उसके बाद से जैसे हमने लिखा है मो ब्रो ऑफ द ग्रूम,
मतलब जो दूल्हा है उसके मदर और ब्रदर के घर में, ब्रो मतलब MO मतलब मदर और BR मतलब ब्रदर। ओके, नियोलोकल कौन सी फैमिली है? व्हेन अ न्यूली मैरिड कपल्स एस्टैब्लिश देयर होम इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ सेट ऑफ रिलेटिव्स। जो दोनों के रिलेटिव्स हैं, शादी के बाद जो मेल के रिलेटिव्स हैं और जो फीमेल के रिलेटिव्स हैं, इन दोनों जगहों पे ना जा करके, मतलब ना मैट्री लोकल ना पैट्री लोकल ना डियो लोकल, मतलब दोनों अलग अलग भी नहीं, दोनों अपनी नया घर बसाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा आज के आधुनिक समाज में आ गया है कि शादी होती है, फिर हस्बैंड वाइफ दूसरे घर में जा करके, उनका इंडिपेंडेंट हाउस होता है, वहां वो जा करके रहते हैं। ओके, नियो लोकल। और फिर है एम्बी लोकल, मतलब द कपल लिव विथ वन फैमिली फॉर अ वाइल एंड द अदर स्पाउस फैमिली। क्या होता है इसमें? एम्बी लोकल मतलब कुछ दिन वो एक मतलब मेल के घर में रहेंगे, मेल के पेरेंट्स के साथ रहेंगे, कुछ दिन वो फीमेल के पेरेंट्स के साथ रहेंगे, इसे हम एम्बी लोकल कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा फैमिली में ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस आवास, निवास के आधार पे परिवार का विभाजन। तो कौन कौन से हैं फैमिली? मैट्री लोकल, पेट्री लोकल, डियो लोकल, एवेंक्यू लोकल, नियो लोकल एंड एम्बी लोकल। ओके, मेरे ख्याल से आपका मतलब क्लियर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। सेकंड है नंबर ऑफ, इसमें क्या है? नंबर ऑफ मेट्स के अकॉर्डिंग इस सेकंड क्लासिफिकेशन। तो फैमिली कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेट्स अ मैन और अ वुमेन हैज थ्रू मैरिज। जैसे आप अभी समझ जाएंगे मोनोगैमस फैमिली। मोनोगैमस फैमिली क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द स्पाउस हैव वन पार्टनर ईच एंड फॉलो मोनोगैमी एज अ रूल फॉर मैरिज। मतलब कि एक बार शादी हो गई और एक पति एक पत्नी, दैट इज मोनोगैमस। पॉलीगैमस फैमिली क्या होती है? जिसमें एक से ज्यादा, उसमें पॉलीगैमस फैमिली में भी दो टाइप होते हैं, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। ओके, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री मतलब, पॉलीगैमी मतलब हस्बैंड इज अलाउड टू हैव 2 और मोर वाइफ्स। जब पति जो हस्बैंड होता है उसको एक से ज्यादा पत्नी रखने का अधिकार होता है, उसको हम कहते हैं पॉलीगैमस फैमिली, पॉलीगैमी। एंड द पॉलीएंड्री मतलब इन पॉलीएंड्री वाइफ इज अलाउड टू हैव 1 और मोर हस्बैंड, मोर देन 1 हस्बैंड। ओके, तो पॉलीएंड्री मतलब कि जब एक पत्नी को अधिकार होता है कि वो एक से ज्यादा पति रखे, उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। पॉलीगैमी इज अ मोर कॉमनली फाउंड इन कंपेयर टू पॉलीएंड्री। पॉलीगैनी फैमिली ज्यादा पाई जाती है, मतलब मेल जो है वो ज्यादातर एक से ज्यादा पत्नियां रखते हैं, मतलब दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस कंपैरेटिवली टू द पॉलीगैमस फैमिली। ओके, जैसे टोडाज ऑफ साउथ इंडिया एंड खस ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया फॉलोड द पॉलीएंड्रस फैमिली सिस्टम। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है टोडा और खस का। आगे बढ़े तो सेकंड हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेट्स की, जो मेट्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, मेल कितनी पत्नियों को रख सकता है, फीमेल कितने पति को रख सकती हैं, इस बेसिस पे। ओके, थर्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पे। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, स्टेम फैमिली, दिस इज द लार्जेस्ट, कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहला पढ़ा कि एक रेजिडेंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। सेकंड हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेट्स एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पे। उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली ऑल्सो कॉल्ड सिंपल और एलिमेंट्री फैमिली, इसको हम सिंपल और एलिमेंट्री फैमिली भी कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली किस किस चीज से बनता है? हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, हस्बैंड होगा, वाइफ होगी और चिल्ड्रन होंगे। चिल्ड्रन भी कैसे हो सकते हैं? ओन और एडॉप्टेड, मतलब खुद के बच्चे भी हो सकते हैं और एडॉप्टेड बच्चों को भी माना जाता है कि ये न्यूक्लियर फैमिली के पार्ट है। ठीक है,
The newly married couples who live separately is a nuclear family in the making. It is therefore called a conjugal unit. देखिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से न्यूक्लियर फैमिली का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, बट कॉन्जुगल फैमिली यूनिट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा. कॉन्जुगल यूनिट मतलब कि जब शादी होती है, मेल और फीमेल रहते हैं, तुरंत तो बच्चे नहीं रहते हैं, तो उस यूनिट को हम कॉन्जुगल यूनिट कहते हैं, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो बच्चे हुए ही नहीं है. तो ये कॉन्जुगल यूनिट है. जैसे नियो लोकल में जब हस्बैंड वाइफ शादी करने के बाद ना मैट्री लोकल को सपोर्ट करते हैं ना पैट्री लोकल को सपोर्ट करते हैं, वो नियो लोकल की तरफ जाते हैं, तो उस टाइम पे जो परिवार की संरचना होती है, परिवार को हम क्या कहेंगे, ऐसे फैमिली को कॉन्जुगल यूनिट कहेंगे. प्लीज सोशियोलॉजी वाले आप लोग हैं तो सोशियोलॉजिकल टर्म्स को हमें याद रखना जरूरी है. कोई अचानक से पूछ दिया न्यूक्लियर फैमिली तो जानते हो, ज्वाइंट फैमिली भी जानते हो, एक्सटेंडेड फैमिली जानते हो, ऐसा परिवार बताओ जिसमें सिर्फ पति पत्नी है, फिर क्या कहेंगे, फंस जाएंगे ना. तो कॉन्जुगल यूनिट. A nuclear family might revert to a conjugal unit when the children grown up and establishes their own nuclear family. देखिए कैसे चीजें बनती हैं. न्यूक्लियर फैमिली पहले कॉन्जुगल यूनिट हुआ, फिर न्यूक्लियर फैमिली हुई और फिर कॉन्जुगल यूनिट में वो कन्वर्ट हो गया. कैसे कि अभी पति पत्नी बस हैं, ठीक है, शादी के बाद पति पत्नी बस हैं, फिर बच्चे हो गए तो वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गया, वो कॉन्जुगल यूनिट न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गया. बच्चे पले बढ़े, फिर बच्चे बड़े हो करके कहीं कहीं और चले गए, फिर मम्मी पापा अकेले हो गए, अगेन वो क्या हो गया, कॉन्जुगल यूनिट हो गया. तो कॉन्जुगल यूनिट, न्यूक्लियर फैमिली, देन कॉन्जुगल यूनिट, ऐसी चीजें चलती हैं और यही सच्चाई है. ओके, कॉन्जुगल यूनिट भी 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिली, न्यूगेटरी न्यूक्लियर फैमिली एंड रेसिडुअल कॉन्जुगल यूनिट. सबसे पहले पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिली क्या है कि इट इज द प्रोसेस और इन द एज ऑफ चाइल्ड बियरिंग. मतलब जब शादी हुई, मतलब जब कपल्स हुए, शादी हुई, उसके बाद वो प्रोसेस में है चाइल्ड बियरिंग के, मतलब अभी बच्चे नहीं हुए हैं बट वो प्रोसेस में है कि आगे 1 साल 2 साल बाद बच्चे होंगे. तो ऐसे कॉन्जुगल यूनिट को हम कहते हैं पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिली. मतलब उनके अंदर क्षमता है कि आगे चल करके वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाएंगे. मीन्स कि कॉन्जुगल यूनिट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ न्यूक्लियर फैमिली, तो ऐसे को कहेंगे पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिली. फिर न्यूगेटरी न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है कि जब उनका चाइल्ड बियरिंग स्टेज जो है वो पास हो जाता है, उन हैज़ नो चिल्ड्रन, जब चिल्ड्रन नहीं होते हैं, तो सच अ यूनिट कैन बिकम अ न्यूक्लियर फैमिली इफ दे अडॉप्ट चिल्ड्रन और जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है और बच्चे हुए ही नहीं, चाइल्ड बियरिंग एज भी खत्म हो गया, तो वो क्या हो गए, वो हो गए न्यूगेटरी न्यूक्लियर फैमिली. मतलब चाइल्ड बियरिंग एज खत्म हो गया, तो न्यूगेटरी न्यूक्लियर फैमिली में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा तो हो जाएगा ना. क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट. हाँ, फिर नेक्स्ट आता है रेसिडुअल कॉन्जुगल यूनिट, दैट इज द थर्ड टाइप. रेसिडुअल कॉन्जुगल यूनिट ये क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ, इसको शॉर्ट में HUNWI लिखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ्स लिविंग अलोन आफ्टर देयर चिल्ड्रन हैव सेपरेटेड टू क्रिएट देयर ओन फैमिली यूनिट्स. अब इंडिया में तो हो ही रहा है अब कि हस्बैंड वाइफ पहले कॉन्जुगल यूनिट में थे, फिर वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गए, फिर आगे बच्चों का पालन पोषण किया उन लोगों ने, और फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो वो अपनी अपनी फैमिली बना लिए. मतलब कोई बच्चा बॉम्बे सेटल हो गया, कोई बच्चा दिल्ली सेटल हो गया, और फिर से मम्मी पापा अकेले हो गए. तो अगेन फिर इस कॉन्जुगल यूनिट को क्या कहेंगे, रेसिडुअल कॉन्जुगल यूनिट. ओके, समझ में आ गया. रेसिडुअल कॉन्जुगल यूनिट मतलब कि कॉन्जुगल यूनिट जो है वो चेंज हो जाता है न्यूक्लियर फैमिली में और अगेन चेंज हो जाएगा कॉन्जुगल यूनिट में. यहाँ पर जब वो उस प्रोसेस में था तो उसको कहेंगे पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पर हो गया रेसिडुअल कॉन्जुगल यूनिट. और जब अगर नहीं हो पा रहा है, चाइल्ड बियरिंग एज समाप्त हो गई, फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे, तो उसको न्यूगेटरी कॉन्जुगल यूनिट कहेंगे. ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर रखिए. एक और टर्म है कि न्यूक्लियर फैमिली विद एडहेसेंस और एडजेसेंट्स. 2 चीज है कि न्यूक्लियर फैमिली भी 2 तरह की होती है, एडहेसेंस
और एडजेंट्स, ठीक है। Usually, in many nuclear family, one or more additional persons may reside. कभी कभी न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, आपके फैमिली में भी होता होगा कि कभी कभी आपकी न्यूक्लियर फैमिली के साथ कोई कोई एक दो लोग और रहते हैं, है ना, रहते हैं। अब ऐसे फैमिली को क्या कहें, मतलब जब हम सोशियोलॉजिकल वे में सोचते हैं ना, तो मतलब सोचना पड़ता है कि अच्छा मम्मी पापा और ओन चाइल्ड और एडॉप्टेड चाइल्ड मिलके तो न्यूक्लियर फैमिली बन गया, बच्चे नहीं है तो कॉन्जुगल यूनिट बन गया। पर अगर न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब मम्मी पापा और बच्चे हैं प्लस एक दो लोग और अगर फैमिली में आ गए, तो ऐसी फैमिली को क्या कहेंगे, ऐसी फैमिली को कहेंगे इस केस में अलग अलग चीजें हैं। वी शैल एक्सक्लूड द केस ऑफ सर्वेंट एज दे फॉर्म अ सेपरेट कैटेगरी। उसमें सर्वेंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब हमने बोला ना कि अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया तो फिर उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो सर्वेंट के कैटेगरी को इंक्लूड हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो सेपरेट कैटेगरी है। यहाँ क्या है कि हेयर रेफरेंस इज मेड टू दोज पर्सन हु आर रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के अगर मेंबर से रिलेटेड कोई व्यक्ति आ जा रहा है, सॉरी कोई व्यक्ति आ जा रहा है, तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे में एक है एडहेशंस और है एडजंक्ट्स, ठीक है। एडहेशंस क्या है, द टर्म एडहेशंस इज यूज्ड फॉर रेमिनेंट्स ऑफ द अर्लियर लार्ज ग्रुप सच एज फादर और मदर और फादर्स ब्रदर और फादर्स मदर्स, अनमैरिड ब्रदर और सिस्टर। मान लीजिए कि अगर मैट्रिलोकल फैमिली है, मतलब कि मेल फीमेल अपने हस्बैंड के घर रह रहे हैं, मतलब मेल जो है वो अपने घर रह रहा है, अगर उसके फादर जीवित हैं या उसकी मदर जीवित हैं या उस फादर के कोई भाई उनके साथ रह रहे हैं या फिर फादर की मदर रह रही हैं या फादर के कोई मतलब बुआ है ना, बच्चों की बुआ हो गई, तो फादर की कोई बहन या सिस्टर रह रही हैं, तो ऐसे को कहेंगे एडहेशंस, न्यूक्लियर फैमिली विथ एडहेशंस। और एडजेंट्स मतलब द टर्म एडजेंट्स इज यूज फॉर दोज किन्समैन हु डू नॉट बिलोंग टू द पैट्रिलिनियल फैमिली, ठीक है। दीज इंक्लूड्स एफिनल किन्स सच एज, अब इसमें पैट्रिलिनियल नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि हस्बैंड के तरफ के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, इसमें वाइफ की तरफ के लोग अगर आ गए, जैसे कि मान लीजिए कि वाइफ की मदर या फादर रह रहे हैं साथ में, या वाइफ का ब्रदर और सिस्टर कोई रह रहा है, या कोई विडो या डिवोर्सी सिस्टर और डॉटर रह रही है, तो इसको कहेंगे एडजंक्ट्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली विथ एडिशंस पैट्रिलिनियल की तरफ इशारा करता है और न्यूक्लियर फैमिली विथ एडजंक्ट्स मैट्रिलिनियल की तरफ इशारा करता है कि वाइफ की तरफ के लोग अगर हैं उस न्यूक्लियर फैमिली में, कोई भी है, वाइफ की माँ आ गई या वाइफ के हस्बैंड आ गए या कोई उसका भाई, सॉरी हस्बैंड कह रहे, वाइफ के फादर या कोई उसका भाई या कोई उसकी सिस्टर, वो लोग आ गए तो न्यूक्लियर फैमिली विथ एडजेंट्स। और अगर हस्बैंड की तरफ के लोग आ गए या उसके फादर आ गए या उसकी मदर आ गई या फादर के ब्रदर आ गए या फादर की कोई सिस्टर आ गई, तो इसको कहेंगे फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली विथ एडिशंस, ओके। तो बहुत अच्छे से समझाया मैंने न्यूक्लियर फैमिली विथ एडिशंस एंड न्यूक्लियर फैमिली विथ एडजेंट्स। तो आप अपने घर के भी सिचुएशन को एनालाइज करिएगा और बताइएगा कि आपकी फैमिली किस तरह की है। जितना मैं बेसिस बता के आ रही हूँ फैमिली की कि ऐसे ऐसे फैमिली होते हैं, तो आप भी अपने फैमिली स्ट्रक्चर को, जैसे मेरी फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली विथ एडिशंस, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी हैं और हम लोग हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली सिर्फ नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली विथ एडिशंस, यस, ओके। The later two cases are included because upon their marriage, a sister or daughter belongs to the family of her husband. Her return to her parents' family as an adjunct. Okay. आगे बढ़ते हैं कंपाउंड फैमिली। अब क्या है कंपाउंड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली हम लोगों ने समझ लिया, न्यूक्लियर फैमिली में बहुत डिटेल समझा, कॉन्जुगल यूनिट्स समझा, कॉन्जुगल यूनिट्स के अलग अलग टाइप समझे हम लोगों ने, फिर न्यूक्लियर फैमिली विथ एडिशंस, न्यूक्लियर फैमिली विथ एडजेंक्ट्स, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कंपाउंड फैमिली, ओके। Compound family. A simple family that is nuclear family becomes a compound family when upon the death of wife who had mothered child,
the husband marries again. This is also in the case of monogamy, only one wife at a time. कंपाउंड फैमिली क्या है कि मान लीजिए ये हस्बैंड है, ठीक है, HU, और ये वाइफ है, WI, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वाइफ क्या हो गई, खलास, खत्म हो गई। हस्बैंड क्या हुआ, ये जो हस्बैंड है ये अब दूसरी वाइफ को उठा करके ले आया, ठीक है, इससे शादी कर लिया, ठीक है। अब क्या है, अगेन ये तो मोनोगैमी हुआ ना, क्योंकि एक वाइफ के खत्म होने पे दूसरी वाइफ आ रही है ना। स्टिल ये एग्जाम्पल हुआ कंपाउंड फैमिली का। इन सच फैमिली वन कैन कंसीव ऑफ एटलीस्ट 2 सेट ऑफ चिल्ड्रन। अब ये न्यूक्लियर फैमिली क्यों नहीं हुआ? आप बोल सकते हैं कि मैडम अगेन तो हस्बैंड बच्चे, वाइफ बच्ची और बच्चे बच्चे, बट ये बच्चे इस वाइफ के नहीं है ना। मे बी ये वाइफ अपने साथ दूसरे बच्चों को भी लेके आ सकती है ना, अकेले भी रह सकती है, और इसके तो अपने बच्चे हैं ही हैं, तो ये अलग तरह का, ये न्यूक्लियर फैमिली नहीं है। इन सच फैमिली वन कैन कंसीव ऑफ एटलीस्ट 2 सेट ऑफ चिल्ड्रन। हम यहाँ पर 2 तरह के चिल्ड्रन हो सकते हैं, वन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, पहले वाइफ के बच्चे, एंड अदर फ्रॉम द सेकेंड वाइफ, दूसरे वाइफ के बच्चे, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये कंपाउंड फैमिली है। However, in the event of the first wife dying childless, the unit formed by the widower through a second marriage will remain a nuclear family in making this is conjugal unit. अब देखिए क्या बात कही जा रही है कि मान लीजिए ये जो मैं डायग्राम बना रही थी, मान लीजिए कि ये हस्बैंड है, ठीक है, और ये वाइफ है। ये वाइफ क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, ठीक है। हो सकता है कि इसके चिल्ड्रन हो, और जो दूसरी वाइफ आ रही है हो सकता है कि उसके भी चिल्ड्रन हो, ठीक है। अगर ये लेकर के अपने बच्चे को आ रही है यहाँ पर, और ऑलरेडी इसके भी बच्चे हैं, तो ये कंपाउंड फैमिली हुआ। बट किसी केस में हो सकता है कि इस वाइफ के कोई बच्चे ही ना हो, कोई भी बच्चे ना हो, और फिर ये हस्बैंड दूसरी शादी किया, और ये तब जो बच्चा ले करके आई, ये अगेन कंपाउंड फैमिली नहीं हुआ, ये अगेन न्यूक्लियर फैमिली हुआ कि स्टिल हस्बैंड अकेला है, वाइफ आ गई, दूसरी आई, बट एक ही वाइफ है। और न्यूक्लियर फैमिली में मैंने क्या बताया था कि ओन और एडॉप्टेड बच्चे, ठीक है, अपने भी बच्चे हो सकते हैं और एडॉप्टेड भी। ये हस्बैंड के सेंस में देखा जाए तो ये एडॉप्टेड बच्चे हुए, बट स्टिल इट इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ओके, मेरे ख्याल से अब आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, if when the second wife comes with her own children from her first marriage and then has a second set of children from the second union, such a composition will regard as nuclear family because children own or adopted are a part of the definition we have provided. पहले मैं कह चुकी हूँ कि अगर दूसरी वाइफ बिना बच्चों के आती है और पहले वाइफ के पास भी बच्चे नहीं है, वो मर गई वाले, बट उसका भी कोई बच्चा नहीं है, तो कॉन्जुगल यूनिट हुआ, क्योंकि बस हस्बैंड और वाइफ बचे। पर पहली वाइफ के मरने के बाद से वो बच्चे नहीं हैं, और ये दूसरा अपना बच्चा लेके आ रही है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली हुआ। और फिर सुन लीजिए थर्ड केस कि हस्बैंड है, वाइफ मर गई पर उसके भी बच्चे हैं, और जो वाइफ आ रही है उसके भी अपने बच्चे हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं हुआ, वो कौन सा फैमिली हुआ, कंपाउंड फैमिली। उफ, समझ में आया? ओके, ये पैराग्राफ ये इट इज प्रपोज दैट वी कॉल अ फैमिली विद अ 2 सेट ऑफ चिल्ड्रन इज कॉल्ड कंपाउंड फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 सेट ऑफ चिल्ड्रन होंगे तो कंपाउंड फैमिली मतलब 2 सेट ऑफ चिल्ड्रन मतलब पहली औरत के बच्चे और जो दूसरी औरत आई शादी के बाद उसके बच्चे, दैट इज 2 सेट ऑफ चिल्ड्रन, that family is called compound family. Okay, if a man marries a widow with children from her first marriage and has his own children from his first marriage, then it is possibility of a third set of children from the new union. Such a family with 3 set of children may be designated complex compound family. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फैमिली आ गया कि अगर वो मैन शादी करता है विडो से जिसके ऑलरेडी अपने बच्चे हैं और पहली औरत से भी उसके बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फैमिली। ठीक है, आगे बढ़े।
ये देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फैमिली का बताया है। ये क्या था, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। ये वाइफ के अपना कोई पहले का हस्बैंड था जो कि मर चुका, इस हस्बैंड की पहले की अपनी कोई वाइफ थी जो कि खत्म हो चुकी, ठीक है। पहले वाइफ से भी इसको बच्चे थे, फिर इसके भी पहले अपने बच्चे थे, और फिर इन दोनों से भी बच्चे हो गए। 3 सेट हो गए ना, समझ में आया? 3 सेट हो गए। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फैमिली का एग्जाम्पल है, ठीक है। कि फर्स्ट वाइफ विडो रही, उसके भी अपने बच्चे थे, फिर इधर इसकी भी शादी जिससे हुई थी उसके भी अपने बच्चे थे, फिर ये दोनों अपने अपने बच्चे लिए, और फिर इन दोनों से भी अपने बच्चे हो गए। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फैमिली का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छे से अभी तो मैं समझा रही हूँ, इसको एक बार और अच्छे से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ भी गया। अब नेक्स्ट है फैमिली टाइप में इनकम्प्लीट फैमिली। ये क्या है? फैमिली इज इनकम्प्लीट ड्यू टू सेवरल रीजन, बहुत सारे कारणों से अधूरा परिवार हो जाता है इनकम्प्लीट फैमिली। जैसे ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली, परिवार का टूटन होगा तभी तो इनकम्प्लीट फैमिली होगी। अब ब्रेक डाउन किया, कारण क्या क्या है? ड्यू टू डेथ, कोई पति पत्नी में से कोई एक मर गया तो इनकम्प्लीट हो गया। सेपरेशन, दोनों अलग हो गए तो इनकम्प्लीट हो गया। और माइग्रेशन, मान लीजिए एक उठ करके कहीं चला गया, जॉब की वजह से गया पर गया। माइग्रेशन भी 2-3 तरह के होते हैं ना, परमानेंट माइग्रेशन, टेम्पोरल माइग्रेशन और सीजनल माइग्रेशन। तीनों रीजन में से वॉट एवर बी द रीजन, बट माइग्रेशन हो रहा है। तो दे आर 3 रीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली। फैमिली के टूटने के 3 रीजन्स हैं। तो इनिशियल स्टेज, फैमिली का इनिशियल स्टेज जो है वो कॉन्जुगल यूनिट है, जो मैंने अभी पीछे पेजेस में समझाया था। पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिली, फिर न्यूगेटरी न्यूक्लियर फैमिली, जबकि चाइल्ड बियरिंग एज पास हो जाता है। नॉन फैमिलियन यूनिट इज द टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फैमिली। अब एक है कि इनकम्प्लीट फैमिली, मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ family and whatever be the reason, there are mostly 3 reasons, that is the death of any partner, or the separation, or the migration, maybe a temporary, permanent or temporal migration, but migration. There is a concept that is non-familial unit. This is a type of incomplete family created by the breakdown may of the following times. ये breakdown की वजह से ये non-familial unit बनता है। ऑर्फेनेड इंडिविजुअल की वजह से, रेसिडुअल इंडिविजुअल मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ स्पाउस और डिवोर्स, सेपरेशन फ्रॉम चिल्ड्रेन, रेसिडुअल इंडिविजुअल यूनिट, या डिसलोकेटेड यूनिट मतलब लिविंग अलोन विथ फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, अकेले रह रहे हैं, परिवार को पीछे कहीं छोड़े हुए हैं। रेसिडुअल कॉन्जुगल यूनिट, मैंने आपको बताया ही था कि बच्चों को बड़ा करके जब हम बच्चे कहीं चले जाते हैं तो रेसिडुअल कॉन्जुगल यूनिट हो सकता है। एंड द यूनिट्स विथ द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, और पेरेंट्स ही ना हो, बस बच्चे बच्चे हों, दैट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट फैमिली। तो इनकम्प्लीट फैमिली के ये सारे क्या है, अलग अलग रीजंस हैं, नॉन फैमिलियल यूनिट जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टाइप है फैमिली का, दैट इज स्टेम फैमिली। अब स्टेम फैमिली हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या है? अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ वन मैरिड चाइल्ड लिंक्ड विद द ईगोज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन इन अ कॉमन हाउस होल्ड इज कॉल्ड स्टेम फैमिली। देखिए हमेशा जब हम फैमिली स्ट्रक्चर में फादर मदर और फिर उससे बच्चे दिखाते हैं ना, तो एक को ईगो कहा जाता है, ठीक है, ये टर्म है, एक को ईगो देखिए मैंने डिफाइन भी किया है कि इन किनशिप डायग्राम, ये किनशिप डायग्राम है, वन इंडिविजुअल इज यूजुअली लेबल्ड एज ईगो, एक इंडिविजुअल को हम ईगो की तरह लेबल करते हैं। दिस इज द पर्सन टू हुम ऑल किनशिप रिलेशंस आर रिफर्ड, जिससे हम दूसरा किनशिप रिलेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज ईगो। जैसे अब स्टेम फैमिली को मैं समझाती हूँ। 2 तरह की फैमिली होती है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन मतलब कि फादर है मदर है, ये मैंने बनाया है, फादर को मैंने ट्राइंगल एंड मदर को सर्कल में। तो फादर है और मदर है, इनसे 2 बच्चे हुए, एक ब्रदर हुआ और दूसरा ईगो मतलब सिस्टर कहिए या ब्रदर कहिए, यहाँ पर ब्रदर से है ईगो का मतलब। फिर उसने एक शादी की
जिससे उसकी वाइफ आई और उससे उसके बच्चे हुए। ये फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हुआ, ठीक है, मतलब कि जो पिता है उसकी जनरेशन आगे बढ़ रही है। अब इधर क्या है कि इधर ब्रदर है, ठीक है, ये दूसरा जो है इससे इसकी ब्रदर वाइफ आई, ठीक है, इसकी वाइफ आई और इधर से इसका बेटा हुआ। इसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहेंगे, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो कॉमन इन जापान, जापान में ये बहुत प्रचलित है स्टेम फैमिली। दे आर ऑल्सो नोन एज 3 जनरेशन फैमिली। इसको हम 3 जनरेशन फैमिली भी कहते हैं। आप देखिए, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन और ये तीसरा जनरेशन। तो 3 जनरेशन इकट्ठे रहते हैं। इंडिया में ऐसे 3 जनरेशन फैमिली को हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, बट उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे सेम किचन होना चाहिए, से एक ही पूर्वज के पूजा करनी चाहिए, ये सब ज्वाइंट फैमिली, जिसके बारे में पूरा डिटेल में मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जापान में जो ये रेशियो है 1995 में 36.5% जापानीज फैमिली जो थी वो स्टेम फैमिली में थी, बट 2005 में 11.3% ही ये पॉपुलेशन रह गया। मतलब सोचिए, स्टेम फैमिली का भी, जैसे हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का ब्रेकडाउन हो रहा है, वैसे वहाँ पर स्टेम फैमिली के ब्रेकडाउन हो रहे हैं। ओके, तो ये स्टेम फैमिली का है कॉन्सेप्ट। अब मैं अगले वीडियो में आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लीनियल फैमिली के बारे में बताऊंगी, और जो उधर मैंने आपको बताया था डीओ लोकल में सुसु फैमिली, उसके बारे में बताऊंगी। वो छोटा सा वीडियो रहेगा अगले उसमें। तो ये 2 कॉन्सेप्ट और मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि पार्ट में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए, उस वीडियो को बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, क्योंकि मैटर तो बना हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करके उसको अपलोड कर दूंगी। तो टिल देन बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखना, खूब पढ़ो, मस्त रहो।